दोस्तों नमस्कार। आज के इस लेसन में हम कुछ फ्रेजेस जिनका इस्तेमाल इंग्लिश लैंग्वेज में बहुत ज़्यादा किया जाता है, इनके अर्थ को समझने का प्रयास करेंगे और ये समझने की कोशिश करेंगे कि इनका इस्तेमाल किस प्रकार की परिस्थिति में किस तरीके के अर्थ को प्रकट करने के लिए किया जाता है अथवा किया जा सकता है। कुल 10 फ्रेजेस हैं, इनमें से मैक्सिमम फ्रेजेस जो हैं वो इडियोमेटिक फ्रेजेस हैं, इसलिए मैंने इसका जो शीर्षक है वो इडियोमेटिक फ्रेजेस दिया है। तो चलिए समझने का प्रयास करते हैं। मैंने इंग्लिश में इनके एग्जाम्पल दिए हुए हैं क्योंकि इंग्लिश लैंग्वेज की ही ये फ्रेजेस हैं। यद्यपि मैंने इनके अर्थ को समझाने के साथ साथ हिंदी में भी लिखा हुआ है ताकि आप सही तरीके से इन्हें न केवल समझें बल्कि याद भी रख सकें। तो चलिए हम प्रारंभ करते हैं आज का ये लेसन। पहला आप इसमें एग्जाम्पल देख सकते हैं। मेकिंग एन अटेम्प्ट टू शेयर any kind of knowledge with an idiot is like banging one's head against a brick wall। कहने का मतलब ये है कि किसी मूर्ख के साथ किसी भी प्रकार के ज्ञान को शेयर करने का जो प्रयास होता है वो बिल्कुल उसी तरीके से होता है जिसे हम कहते हैं पत्थर पे सिर पटकना या दीवार पे सिर फोड़ना। ब्रिक का अर्थ होता है जिसको आप हिंदी में बोलते हैं ईंट या ईंटें जिसे कहते हैं, जिनसे मिलकर एक दीवार बनती है। तो एक एग्जाम्पल है। तो इस एग्जाम्पल का इस्तेमाल या इस इडियम का इस्तेमाल हम ऐसी कंडीशन पे करते हैं जब हमें यह बताना होता है कि कोई व्यक्ति एक ऐसा कार्य कर रहा है जो पूरी तरीके से यूजलेस है, फ्यूटाइल है, निरर्थक है, जिसका कोई सही परिणाम नहीं आने वाला है। और इसी संदर्भ में इस उदाहरण को प्रस्तुत किया गया है कि मूर्ख हम कहते किसको है। मूर्ख हम कहते ही उसको है जिसके अंदर इतनी समझ ही नहीं है कि सही क्या है और गलत क्या है, अथवा किस कार्य के प्रति किस तरीके की अप्रोच होनी चाहिए। ऑलराइट, तो ऐसी कंडीशन में हम बैंगिंग वंस हेड अगेंस्ट अ ब्रिक वॉल इस इडियम का या इस इडियोमेटिक फ्रेज का इस्तेमाल कर सकते हैं और हमें करना चाहिए। जो फ्रेजेस होती हैं वो आपकी स्पीच को थोड़ी सी खूबसूरत बना देती हैं। यद्यपि आप यहाँ पे इसको साधारण लैंग्वेज में आप क्या कह सकते थे, ये आप इसको सीधे ये भी बोल सकते थे, मेकिंग एन अटेम्प्ट टू शेयर एनी काइंड ऑफ नॉलेज विद एन इडियट इज यूजलेस। तो एक बिल्कुल साधारण सी बात हो जाती है कि अनुपयोगी है, यूजलेस है, उसका कोई अर्थ नहीं निकलने वाला है। लेकिन इसमें इडियोमेटिक फ्रेजेस ऐड करने से थोड़ी सी सुनने में, बोलने में, पढ़ने में वो बात और अच्छी लगती है, प्रेजेंटेबल हो जाती है। इसलिए हमको इडियम्स के इस्तेमाल करने भी आने चाहिए। चलिए हम नेक्स्ट जो इडियम है उसकी तरफ चलते हैं। सेकंड एग्जांपल आप देख सकते हैं। सेकंड एग्जांपल में हम क्या बात कर रहे हैं कि in an effective formal communication, beating about the bush is barely admired। तो beating about the bush ये जो फ्रेज है इसका जो अर्थ है वो क्या है, घुमा फिरा के बात करना या इधर उधर की बात करना, सीधे पॉइंट पे ना आना। तो वास्तव में जितने भी औपचारिक संवाद होते हैं, खास तौर पे अगर हम एक प्रभावशाली औपचारिक संवाद की बात कहें तो उसमें अपेक्षा ये की जाती है कि जो भी व्यक्ति कम्युनिकेट कर रहा है किसी बात को वो टू द पॉइंट कम्युनिकेट करे, यहाँ वहाँ की बात उसमें ना करे जो इर्रेलेवेंट है, जिनका उस संदर्भ से कोई लेना देना नहीं है। इस तरीके की बात करके पढ़ने वाले का अथवा सुनने वाले का समय व्यर्थ ना करे, उसका दिमाग खराब ना करे। तो ऐसी कंडीशन में हम बीटिंग अबाउट द बुश का यूज करते हैं। इस बेयरली एडमायर्ड मतलब शायद ही कभी इस तरीके की चीज़ों की तारीफ की जाती है या प्रशंसा की जाती है, आमतौर पे इसकी निंदा ही की जाती है। तो जहां भी हमें ये बात कहनी है कि भाई घुमा फिरा के बात मत करो, डोंट बीट अबाउट द बुश, आप सीधे कह सकते हैं कि आई डोंट हैव मच टाइम, देयरफॉर आई वांट यू
टू कम स्ट्रेट टू द पॉइंट इंस्टेड ऑफ बीटिंग अबाउट द बुश, कि बजाय यहाँ वहाँ की बात करने के आप सीधे मुद्दे पे आइए, बात बताइए, अपना भी समय बचाइए, हमारा भी समय बचाइए। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। 3rd नंबर का एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, रिजल्ट्स आर नेवर अंडर अवर एब्सोल्यूट कंट्रोल। जो परिणाम होते हैं वो हमेशा पूरी तरीके से हमारे कंट्रोल में नहीं होते हैं, पूरी तरीके से हमारे नियंत्रण में नहीं होते हैं। एट द मोस्ट वी कैन ट्राई टू मेक एफर्ट्स टू द बेस्ट ऑफ आवर एबिलिटीज फॉर सक्सेस। हालांकि ज़्यादा से ज़्यादा हम क्या कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा सफलता प्राप्त करने के लिए हम अपनी तरफ से जो हमारी क्षमताएं हैं वो कितने अच्छे से हम उसको यूटिलाइज करके सामने रख सकते हैं, केवल हम उतना प्रयास कर सकते हैं। तो टू द बेस्ट ऑफ वंस एबिलिटी का इस्तेमाल हम करते हैं जब हमको ये बताना होता है कि किसी व्यक्ति ने अपनी तरफ से पूरी ताकत लगाई या लगाना चाहता है या उसे लगाना चाहिए। अब इसको दूसरे शब्दों में अगर एक एग्जांपल और समझने की कोशिश करें तो हम कह सकते हैं, इन ऑर्डर टू लर्न इंग्लिश इफेक्टिवली एवरी लर्नर मस्ट ट्राई टू मेक द बेस्ट ऑफ हिज और हर एबिलिटीज। You must try to make efforts to the best of his or her abilities। तो ऐसी किसी भी कंडीशन में जहां हमें ये बात कहनी होती है कि किसी व्यक्ति को पूरी ताकत लगानी चाहिए, किसी व्यक्ति ने पूरी ताकत लगाई किसी काम के लिए, तो वहां पर टू द बेस्ट ऑफ हिज अथवा हर या माई या योर एबिलिटी का हम इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पर ये ध्यान रखना, अवर जो है वो हर जगह अवर नहीं रहेगा, सब्जेक्ट पर डिपेंड करेगा, क्योंकि हम यहाँ वी सब्जेक्ट का इस्तेमाल कर रहे थे। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये वी लिखा हुआ है, तो वी का इस्तेमाल कर रहे थे, इसलिए हमने यहाँ पर किसका इस्तेमाल किया, अवर का। अगर यहाँ सब्जेक्ट आई होता तो यहाँ पर माई एबिलिटी हो जाता, यू होता तो यहाँ पर योर एबिलिटी हो जाता। तो इस बात का ध्यान रखना है। चलिए हम आगे चलते हैं, 4th नंबर का एग्जाम्पल देखते हैं। His father was beside himself with disappointment as soon as he came to know that his son had failed in all subjects। तो उसके पिताजी को जैसे ही ये पता चला कि उनका बेटा सभी सब्जेक्ट में फेल हो गया है, तो वो इतने ज्यादा निराश हुए कि निराशा में अपना आपा खो बैठे। तो जब हमको ये बताना होता है कि किसी व्यक्ति ने किसी पर्टिकुलर इमोशन के चलते अपना आपा खो बैठा, खासतौर पे वो निगेटिव इमोशन जब होता है, चाहे वो दुख की बात हो, क्रोध की बात हो, शोक की बात हो, निराशा की बात हो, तो इस प्रकार की भावना के चलते जब कोई व्यक्ति अपना आपा खो बैठता है, अपने ऊपर से नियंत्रण खो बैठता है, तो ऐसी स्थिति में हम इस पर्टिकुलर फ्रेज का इस्तेमाल करते हैं। और यहाँ पर उस कंडीशन के हिसाब से इज, एम, आर, वॉज, वर, जो भी वहाँ पे सूट करता है टेंस के अकॉर्डिंग और नंबर के अकॉर्डिंग वो लगाते हैं। और उसके बाद बिसाइड सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग माई सेल्फ, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, योर सेल्फ ये लगाते हैं। फिर विथ आता है और फिर जिस इमोशन की वजह से उस व्यक्ति ने आपा खोया है उसे हम लिखते हैं। यहाँ पर निराशा की वजह से इसलिए हमने डिसअपॉइंटमेंट लिखा है। तकलीफ की वजह से होता तो ग्रीफ हो जाता, सॉरो हो जाता। क्रोध की वजह से होता तो एंगर हो जाता। तो इस बात को आप समझ लें कि यहाँ पर किन चीज़ों में आपको बदलाव करने पड़ सकते हैं आवश्यकता अनुसार। चलिए आगे का सेंटेंस देखते हैं। और ये सारे फ्रेजेस बहुत काम के हैं, आप समझ सकते हैं कि इनका इस्तेमाल हम अपने दैनिक जीवन में बहुत ज़्यादा करते हैं, बहुत काम के फ्रेजेस हैं। तो आई वॉन्ट यू टू मेक द बेस्ट ऑफ योर एबिलिटी इन ऑर्डर टू नॉट ओनली अंडरस्टैंड दीज फ्रेजेस एंड देयर मीनिंग्स बट ऑल्सो टू यूटिलाइज दैम। 5th नंबर का सेंटेंस, यूट्यूब is full of educational videos on various subjects and we must make the best of this wonderful facility। ये फ्रेज बहुत कुछ मिलती है टू द बेस्ट ऑफ वंस एबिलिटी से, लेकिन एग्जैक्टली वैसी नहीं है, क्योंकि ये क्या है, मेक द बेस्ट ऑफ समथिंग। हम इसमें कह रहे हैं कि यूट्यूब जो है वो एजुकेशनल वीडियो से भरा पड़ा हुआ है, अलग अलग विषयों से रिलेटेड जो शिक्षाप्रद वीडियोज हैं उनसे भरा पड़ा हुआ है यूट्यूब। और इसीलिए हमें क्या करना चाहिए, हमें पूरी कोशिश करनी चाहिए कि ये जो एक इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है, इतनी बड़ी सुविधा है हमारे सामने, हम इसका अधिक से अधिक लाभ उठा पाएं। तो व्हेनेवर वी नीड टू कन्वे दिस सेंस
that somebody should try to utilize something to its maximum, to its optimum potential, तो वहां पर हम इस पर्टिकुलर फ्रेज का इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे यहाँ लिखा गया है मेक द बेस्ट ऑफ। तो जिसका भी आपको अधिकाधिक लाभ उठाना है उसको ऑफ के बाद लगा देते हैं। वी शुड ट्राई टू मेक द बेस्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर लेसन, मतलब हमें प्रयास करना चाहिए कि इस लेसन का हम अधिक से अधिक लाभ उठाएं। नेक्स्ट सेंटेंस 6 नंबर 6 एग्जाम्पल, यू कैन ट्रस्ट हिम कंप्लीटली एज लॉयल्टी इज इन हिज ब्लड। आपने कई बार मूवीज में, सीरियल्स में, या कई बार लोगों को भी बोलते सुना होगा कि अरे उसके तो ये खून में है। तो खून में का मतलब ये नहीं है कि आप उसके ब्लड में वो चीज़ तैर रही है या ब्लड में लिटरली उपस्थित है, बट इडियम का मतलब ये होता है कि कहीं कुछ बात जाती है और उसका तात्पर्य एक्चुअली कुछ होता है। तो अगर कोई चीज़ किसी के खून में है तो उसका कहने का मतलब ये है कि उसके अंदर कुछ ऐसा गुण है जो न केवल उसमें है बल्कि उसके पूर्वजों में भी था, उसके पेरेंट्स में भी था, और इसलिए उस व्यक्ति में ये गुण है और इस चीज़ के लिए हमको डाउट नहीं करना चाहिए। यहीं पे हम ये बात कह रहे हैं कि तुम उस पर पूरी तरीके से भरोसा कर सकते हो, क्योंकि जो वफादारी है, जो लॉयल्टी है, वो उसके ब्लड में है। मतलब उसके जितने भी रिलेटिव्स हैं, पेरेंट्स हैं, सिबलिंग्स हैं, सभी बहुत लॉयल हैं। तो इस प्रकार की बात हम कह सकते हैं। इसका एक अपोजिट भी हो सकता है, किसी व्यक्ति ने धोखा दिया और हम वहाँ पे कह सकते हैं कि यू मस्ट नॉट ट्रस्ट हिम फर्दर एज betrayal or distrust or deception is in his blood। डिसेप्शन का मतलब होता है धोखा देना है, धोखाधड़ी जिसको आप कहते हैं। बेट्रायल का मतलब भी वही होता है जिसे आप गद्दारी कहते हैं, धोखा देना। तो डिपेंड करता है हम किसी पॉजिटिव क्वालिटी की बात कर रहे हैं, नेगेटिव की बात कर रहे हैं, जो भी हम कहना चाहते हैं यहाँ पर उसको लगा सकते हैं। और उसके बाद इज इन हिज और हर ब्लड, इस तरीके की बात कहेंगे तो ये अर्थ प्रकट कर देगा कि कोई चीज़ किसी के खून में है। 7th एग्जाम्पल देख सकते हैं, नॉलेजेबल पीपल बेयरली ब्लो देयर ओन ट्रम्पेट। कई बार आपने देखा होगा कुछ लोग जो होते हैं वो खुद की प्रशंसा में पूरी तरीके से लीन हो जाते हैं, जिसको हम बहुत साधारण सी हिंदी भाषा में कहते हैं डींगे मारना। कुछ लोग अपनी डींगे मारने लगते हैं। तो डींगे मारने का मतलब होता है वो अपनी प्रशंसा खुद करने लगते हैं बहुत ज़्यादा, और उसके लिए इंग्लिश में इस फ्रेज का इस्तेमाल होता है जिसे हम बोलते हैं ब्लोइंग वंस ओन ट्रम्पेट। और सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग इसका यूज होता है। इफ आई बिगिन टू ब्लो माई ओन ट्रम्पेट, इसका मतलब ये कि मैं डींगे मार रहा हूँ, मैं अपनी प्रशंसा खुद कर रहा हूँ जरूरत से ज़्यादा। इफ ही हैज स्टार्टेड ब्लोइंग हिज ओन ट्रम्पेट, मतलब वो डींगे मार रहा है, वो अपनी प्रशंसा बहुत ज़्यादा कर रहा है। और यहाँ पे हम क्या कह रहे हैं कि नॉलेजेबल लोग जो होते हैं, जो समझदार लोग होते हैं, वो शायद ही कभी डींगे मारते हैं, शायद ही कभी अपनी खुद की तारीफ करते हैं। तो आई होप कि आपको ये बात भी समझ में आई होगी कि अगर हम कहीं पर ब्लोइंग वंस ओन ट्रम्पेट का इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसका अर्थ क्या है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल नंबर 8। इन ऑर्डर टू गेट द सोल्यूशन ऑफ अ प्रॉब्लम, फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू गेट टू द बॉटम ऑफ इट। कहने का तात्पर्य क्या है कि अगर वास्तव में हमें किसी प्रॉब्लम के समाधान को प्राप्त करना है तो सबसे पहले हमारे लिए जरूरी है कि हम इसकी तह तक जाएं, जड़ तक जाएं, तभी हम उस प्रॉब्लम को जड़ से उखाड़ के फेंक सकते हैं। तो जब कभी हमें किसी की तह तक जाना होता है, किसी के रूट तक जाना होता है, जड़ तक जाना होता है, तो वहां पर हम इस फ्रेज का इस्तेमाल करते हैं गेट टू द बॉटम ऑफ समथिंग। ऑलराइट, चलिए स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट 9th नंबर, सुरेश एक्सप्रेस्ड हिज ग्रेटिट्यूड फॉर हिज फ्रेंड्स सपोर्ट फ्रॉम द बॉटम ऑफ हिज हार्ट। सुरेश ने क्या किया, उसके दोस्तों ने जो उसे सपोर्ट किया उसके लिए उसने अपने तहे दिल से उनका आभार प्रकट किया। इस फ्रेज का भी इस्तेमाल हम बहुत करते हैं, फ्रॉम द बॉटम ऑफ हिज हार्ट, फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट। तो जब कोई व्यक्ति अपने हृदय से, हृदय की गहराइयों से कोई भावना व्यक्त करता है तो वहां पर हम फ्रॉम द बॉटम ऑफ हिज, हर, माई, योर, हार्ट, इस फ्रेज का इस्तेमाल करते हैं। इसको आप बोलते हैं तहे दिल से। और लास्ट है, बाय डिंट ऑफ हिज हार्ड वर्किंग एंड फोरसाइटेडनेस, या बाय डिंट ऑफ हिज हार्ड वर्किंग नेचर एंड फोरसाइटेडनेस, हिज कंपनी इज प्रोग्रेसिंग बाय लीप्स एंड बाउंड्स। अब यहाँ पे मैंने 2 फ्रेज का इस्तेमाल किया, बाय डिंट ऑफ, और लास्ट में आप देख सकते हैं बाय लीप्स एंड बाउंड्स।
तो बाय डिंट ऑफ का इस्तेमाल करते हैं जहां पे हमें बताना होता है कि किसकी दम पर। तो उसने अपनी मेहनत की दम पर, अपनी दूरदर्शिता की दम पर कोई काम किया, या उसकी मेहनत की दम पर, उसकी दूरदर्शिता के दम पर क्या हो रहा है, उसकी कंपनी दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की कर रही है। तो बाय डिंट ऑफ का मतलब क्या हुआ वो आप समझ गए होंगे, और बाय लीप्स एंड बाउंड्स का अर्थ क्या होगा ये आप देख सकते हैं, दिन दूनी रात चौगनी तरक्की करना। प्रोग्रेस लगाया हम ने, तो प्रोग्रेस का मतलब होता है तरक्की करना। तो इफ समथिंग और समबडी इज प्रोग्रेसिंग बाय लीप्स एंड बाउंड्स, इसका मतलब बहुत रैपिडली प्रोग्रेस कर रहा है, बहुत तीव्र गति से वो उन्नति की ओर चल रहा है, प्रगति की ओर चल रहा है। और इफ समबडी अचीव्स समथिंग बाय डिंट ऑफ समथिंग, इसका मतलब ये कि किसी व्यक्ति ने वो चीज कैसे हासिल की है, उस पर्टिकुलर चीज की दम पर हासिल की है। तो आई होप आज का ये जो लेसन है वो आपके काम आए, आपने इसको अच्छे से समझा हो। आपको ज़रूरत पड़े तो ये वीडियो को आप आवश्यकता अनुसार 2 बार 3 बार देखें, और जो भी चीज़ें आज हमने सीखी हैं यथासंभव प्रयास करें कि जल्दी से जल्दी इनका प्रयोग जो है वो हम दैनिक जीवन में प्रारंभ कर दें। इस संदर्भ में किसी प्रकार की आपके मन में अभी भी क्यूरी हो, कोई डाउट हो, तो कमेंट बॉक्स में अपनी क्यूरी या डाउट छोड़ना ना भूलें। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और अगर आप पहली बार इस चैनल पे इस वीडियो को देख रहे हैं तो इसी तरीके की बहुत सारी वीडियोज़ इसमें डाली गई हैं, उन्हें भी देखें। और अगर आप इस तरीके की चीज़ें देखना चाहते हैं बार बार नियमित रूप से, आप इंग्लिश सीखना चाहते हैं, तो इच्छा अनुसार आप चाहें तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। अगले लेसन में फिर कुछ अच्छी बात लेके हाजिर होते हैं इंग्लिश लैंग्वेज से संबंधित। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। टेक केयर, बाय बाय।